हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो अपठित गद्यांश आएगा उससे संबंधित आप लोगों को 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे नीचे। तो आप लोगों को उस गद्यांश के अनुसार उन 10 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन जुड़ जाइए। यदि सेशन से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में अपठित गद्यांश नहीं आए, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है तो आएगा, सीधी सी बात है। और 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं। अपठित गद्यांश होता क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ये सब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जल्दी से एक बार आप सेशन से जुड़ जाइए। उससे पहले आप सभी का, प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 साइंस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, तो अपठित गद्यांश होता क्या है, देखो। यदि हम इस शब्द का टुकड़ा करते हैं, क्या करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो क्या होगा, ए धन पठ धन इत। धन यानी प्लस को बोलते हैं बेटा हिंदी में, ठीक है। ए का अर्थ क्या होता है, नहीं। पठ यानी क्या होता है, पढ़ा हुआ। और इत क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। और ए क्या है, यहां उपसर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा गद्यांश जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है वो देगा आपके एग्जाम में। आपकी आरो भाग 2 वितान भाग 2 से इसमें से अपठित गद्यांश नहीं आएगा। ऐसा गद्यांश होगा जो तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसी अपठित गद्यांश जो गद्यांश दे रहा है, उसी में से आप लोगों को 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से मैं ट्रिक्स बता रहा हूं एक। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो, क्या तो आप लोग जो मैं समझाऊंगा उसके अनुसार आप लोगों को करना होगा, या जो ट्रिक्स है एक 2 मिनट की ट्रिक्स नहीं है, मात्र 2 सेकंड्स की ट्रिक्स है। यानी कि सबसे पहले हम लोग अपठित गद्यांश को न पढ़ करके वो जो क्वेश्चंस देगा ना, उन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस दे रहा है ना, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यदि विकल्प सहित पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ो आप लोग। पढ़ने के बाद फिर गद्यांश आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग लगभग सही आंसर पर पहुंच जाओगे। या ऐसा कर लो, यदि थोड़ा बहुत समय है, पहले तो गद्यांश को पढ़ डालो आराम से, फिर क्वेश्चंस को पढ़ डालो, फिर एक एक क्वेश्चंस का पढ़ के आंसर देते जाइए। तो या ऐसा नहीं है तो फिर ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना है। देखो, अपठित गद्य या पद को, यानी गद्यांश भी आएगा और आपके पद्यांश भी आएगा, तो गद्य हो या पद हो को हल करने के कुछ सामान्य निर्देश होते हैं। कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, क्या होते हैं वैसे ही मैं बता देता हूं। हमें उस गद्यांश को धीरे धीरे आदर्श उच्चारण मन में करते हुए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 2 बार पढ़ लिया। जब दूसरी बार आप लोग पढ़ रहे हो तो महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लो, यानी उन शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो आप लोग। बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। या ट्रिक्स में जो मैंने अभी बताया था, पहले इस गद्यांश समझ, जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ो विकल्प सहित। उनके विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होंगे उनको, फिर उसके बाद आप लोग गद्यांश पढ़ो। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दोनों तरीके हम लोग अपनाते हैं। मूल अवतरण को, अवतरण क्या होता है, गद्यांश को अवतरण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मूल अवतरण को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। मूल अवतरण यानी मूल गद्यांश को पढ़ते समय अवतरण के महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं को रेखांकित होता है अंडरलाइन करना, रेखांकित करना चाहिए, जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो। केंद्रीय भाव से संबंधित सटीक शीर्षक का चयन करना चाहिए। सटीक शीर्षक यानी कि यह जो गद्यांश लिखा हुआ है किस बात के ऊपर लिखा हुआ है। प्राय शीर्षक अपठित के प्रारंभ में या अंत में मिल जाता है। यानी कि जो शीर्षक होता है ना गद्यांश का, जिसके ऊपर वह जिस बात के ऊपर वह गद्यांश लिखा हुआ है, क्या तो वह प्राय हमें स्टार्ट में मिल जाएगा या फिर हमें लास्ट में मिलेगा। संभव है वह अवतरण के मध्य भाग में केंद्रीय भाव के रूप में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वह मध्य भाग में मिले, वो भी कैसे, केंद्रीय भाव के रूप में हो सकता है, यानी कि उस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। अतः शीर्षक ऐसा हो जिससे अवतरण की विषय सामग्री का बोध हो जाए।
शीर्षक लघु जिज्ञासा पैदा करने वाला अर्थात आकर्षक हो। शीर्षक अपठित से बाहर की शब्दावली का भी हो सकता है। शीर्षक की वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं मात्र 2 बिंदुओं में बता देता हूँ। मूल गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े, 2 बार पढ़ लो काफ़ी होता है, और पढ़ते पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लो। अब हमें वो शीर्षक देखना है कि वह गद्यांश किस बात के ऊपर लिखा हुआ है। क्या तो हमें प्रारंभ में मिलेगा, क्या वो अंत में मिलेगा, या कभी कभी उस पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव के रूप में शीर्षक जो होता है वो मध्य में मिल जाता है हमें। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। आगे है, किसी भी अवतरण को यानी गद्यांश को पढ़कर उसकी महत्वपूर्ण बात या भाव को संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। इसे अपठित का निचोड़ या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप लोगों ने उस गद्यांश को पढ़ लिया तो जैसे अंडरलाइन महत्वपूर्ण शब्दों को आप लोग अंडरलाइन करोगे ना, तो उससे संक्षिप्तीकरण सार उसका निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा गद्यांश का सार ये है। अब मैं आराम से क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं। इसका मतलब ये होता है। या काफी बार क्या होता है, अब तो विकल्प आ रहे हैं आप लोगों के पास, काफी बार पहले क्या होता था, ये होता था निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में या सार लिखिए, तब लिखना पड़ता था। लेकिन आजकल तो विकल्प आने लगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते भी हैं। सार लेखन में हमें इस सुक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि सार को गही रहे, यानी कि सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। यानी कि सार को गही रहे, नहीं, सार हमेशा एक कहता है ना कि पदार्थ यानी कि जो भी लाभ होता है वो सब प्राप्त करा देता है, और जो थोता है जो हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं। अर्थात अवतरण को पढ़ते समय हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अतः सार मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमें इतना पता तो होना चाहिए ना कि पूरा गद्यांश से लिखा हुआ किसके ऊपर है और इसमें लिखा क्या गया है, क्यों लिखा गया, ये सब हमें जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे किसी भी समाचार को लिखने के लिए हमें 6 सवालों का जवाब देना पड़ता है ना, 6 ककारों का प्रयोग करना पड़ता है ना, याद होगा कौन कौन से, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ऐसे ही उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए। यानी अपठित गद्यांश से हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, और वैसे सार लिखते हैं उसमें भी। अपठित में आए उद्धरण या दृष्टांत को सार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, उदाहरणों को नहीं रखना हमें सार में। सार अपनी भाषा में अर्थात अपनी शब्दावली में होना चाहिए। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, समानार्थी शब्दों या भावों की पुनरुक्ति करने वाले शब्दों में से एक शब्द या शब्द समूह का चुनाव करना चाहिए। अतः भाषा व्यवहारिक हो, विराम चिन्हों का सही जानकारी हो। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे आंख, नयन, लोचन, चक्षु बोलते हैं ना आप लोग। तो इनमें से आप लोग जब क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो विकल्प में तो क्या होता है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें एक ही शब्द के 2 या 3 पर्यायवाची रख देता है, और किसी एक में एक ही शब्द होता है, तो वो एक शब्द वाला हमें चूज करना, ना कि 2-3 वाला समानार्थी शब्दों वाला रखना है। अपठित में पूछी गई रेखांकित अंशों की व्याख्या में केवल शब्दार्थ का प्रयोग न कर अवतरण के अनुसार विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, जो उसका आशय स्पष्ट कर सके, जो पूर्णतः सुबोध हो और विषय के अनुकूल हो। अपठित के प्रश्नों के उत्तर तो उसी अवतरण में समाविष्ट रहते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि देखो, आप लोग इसे पढ़ो या ना पढ़ो एक ही बात है, इनसे पढ़ो या ना पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है आप लोगों को। आराम से गद्यांश को पढ़ो एक बार, दूसरी बार पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लो, बस काफ़ी, और छोड़ दो सब किसी को। आपको ये पता चल जाएगा कि यह बात किसके ऊपर लिखी हुई है। ये तो मेरा समझाने का काम था कि बाई चांस आप लोगों को ये लिखे किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के लिए किन किन सामान्य निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। 3 नंबर का आ सकता है, फिर क्या करोगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। या ये ना करो तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, विकल्प सही, चारों विकल्पों को सही पढ़ो आप लोग, फिर आप लोग गद्यांश पढ़ो आराम से। आपको दिमाग में इतना दिमाग तो गया, अभी मैंने ये पढ़ा है, अभी यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। या मैंने यहाँ पे जो येलो कलर्स में जो शब्दों को रेखांकित कर रखा है उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब आपके सामने ये अपठित गद्यांश आ रहा है, अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ नहीं है। देखो एक बार इसे अच्छे से पढ़ो एक बार, या क्वेश्चंस को पढ़ लो, इनके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए इन सबको पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो
कौन सा अच्छा लगता है वही तरीका अपना लो। ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही होगा कि क्या तो आप ट्रिक्स के ऊपर ध्यान रखो, क्वेश्चंस के आंसर को, क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर्स पढ़ लो पहले, या एक बार गद्यांश को पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस आंसर देख लो, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ो, फिर क्वेश्चंस आंसर एक एक को हल करो। देखो सबसे अच्छा तरीका तो मैं तो यही मानता हूँ, क्या एक बार इसको सरसरी नज़रों से देख लो, पहले गद्यांश को देखो सरसरी नज़रों से थोड़ा सा, फिर क्वेश्चंस को देख लो विकल्प सहित, फिर गद्यांश को, फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन जब एक एक हल करेंगे ना, फिर आराम से हमें समझ में आ जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या है, एक बार पढ़ो इसे आप लोग। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रीतू घर पहुंची, सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज सुनाई दी। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तो किसकी आवाज आई? झगड़ने की। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसने झगड़ रही थी, यानी कि पड़ोसने झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक महरी ने, महरी यानी काम करने वाली महतारी ने, जो बाई बोलते हैं, घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। यानी लड़ाई किसकी थी? कचरे का। और किसने फेंका था? महतारी ने। इसी बात का झगड़ा था। रीतू ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वही महरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसनों ने भी अंदर आकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। अब यानी कहाँ कचरा, जिस दरवाजे के सामने महरी ने महतारी डाली थी, अब वो पड़ोसन क्या किया, उसको महरी ने क्या किया, उस कचरे को उठाया और सीढ़ियों पर डाल दिया, जिस सीढ़ियों से वो चढ़ करके अपने मकान में जाती हैं। रीतू खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह अब और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके, ये ध्यान रखना, रेत का तो क्या था? साम्राज्य किसका था? रेत का साम्राज्य था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख यानी गन्ना के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। किसका उड़ा? रीतू का। ठीक है। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर अब अपने घर तक जाते हैं, इसे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ने, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबूझी तृष्णा हो गई है। यानी स्वच्छता को कैसे बताया गया? अनबूझी तृष्णा को बताया गया है। अब आपके सामने एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको मात्र एक या मैक्सिमम 1 मिनट तो बहुत होता है, 20-20 सेकेंड्स का मैं तुम्हें समय दूंगा। आप लोग इनके आंसर बताते रहना मुझे, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन है, रीतू को कैसी आवाज़ सुनाई दी? जल्दी से मुझे बताओ, रीतू को कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? बताओ। लड़ने झगड़ने की, उठाने पटकने की, हंसने बोलने की, या खेलने कूदने की? सीधा सा आंसर है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो किसकी आवाज आई थी? लड़ने झगड़ने की। ठीक है। नेक्स्ट, जब रीतू घर पहुंची तो उसने लड़ने झगड़ने की आवाज सुनाई दी। 2 पड़ोसन आपस में लड़ रही थी। महरी किसे कहते हैं? अनजान औरत को, महरी की पत्नी को, काम वाले को, या पड़ोसन को? बिल्कुल इजी है ये भी आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से। तो महरी किसे कहते हैं? काम वाली बाई को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। महरी काम वाली बाई को कहा जाता है जो घरों में साफ सफाई का कार्य करती है। नेक्स्ट है, रीतू का मन घृणा से भर गया। क्योंकि घृणा से यानी तृष्णा से भर गया। क्यों भरा? सीढ़ियों में कचरा फैल गया था, दोनों पड़ोसन ने दरवाजे बंद कर दिए थे, उसने नहाया नहीं था, या पड़ोसन ने लड़ रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस महरी ने कचरा उसके दरवाजे से उठाया और कहाँ फेंक दिया? सीढ़ियों से। क्यों? सभी चढ़ करके उसी सीढ़ियों से मकान में जाते हैं, फिर उसी सीढ़ियों से उतर के दफ्तर बाजार आदि जाते हैं, फिर भी इनको सीढ़ियों पर जान यानी कि ऊपर चढ़ने का तो सभी का काम है, लेकिन साफ करने का किसी का भी काम नहीं है। रीतू का मन इसलिए घृणा से भर गया क्योंकि सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, जो सीढ़ियां पहले से ही गंदी थी और गंदी हो गई। सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, उपरोक्त वाक्य किस भेद के अंतर? देखो, सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, वाक्य का भेद बताना है। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता सकते हो आप लोग, मुझे बता देना।
देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, सरल वाक्य क्या होता है, ट्रिक्स में बता रहा हूं, जिन वाक्यों में एक क्रिया हो, क्या हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया हो वहां पर क्या आता है, हमारा सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य हो और वे वाक्य और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु आदि होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है और सोहन सो रहा है, किंतु रोहन खेल रहा है, इस प्रकार से। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें ऐसे योजक हो कि, यदि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, ठीक है, इस प्रकार से, जिसने, उसने, इसकी, उसकी आदि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चढ़कर जाते हैं, क्या है, एक क्रिया है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, यानी कि एक कर्ता, उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अतः उपरोक्त वाक्य सरल वाक्य। गद्यांश में घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि पर्यायवाची नहीं क्या है, इसका जैसा कोई शब्द कौन सा है, साजा है, तृष्णा है, झगड़ना है या वितृष्णा है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है घृणा का आपका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो क्या होगा, घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ देखो, एक तो क्या है तृष्णा, एक क्या है वितृष्णा। तो विशेष तृष्णा और गृह तृष्णा, तो हम लोग ज्यादा आंसर जहां सटीक बैठता है वहां हम लोग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। घृणा का पर्यायवाची क्या है, वितृष्णा होगा, ठीक है। घृणा तो तृष्णा होगी, एक विशेष तृष्णा होती है, एक विशेष घृणा होती है। कामवाली का गद्यांश में क्या संदेश है, कामवाली का उत्तरदायित्व, स्वच्छता सबका कर्तव्य, हंसते बोलते रहना, पड़ोसनों का धर्म। तो क्या होगा राइट आंसर, यानी कि कहा ना कि सीढ़ियों चढ़कर सभी जाते हैं, लेकिन स्वच्छता का कार्य किसी का भी यहाँ नहीं है। लेकिन स्वच्छता हमें भारत को रखना चाहिए ना। हमारे महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं क्या, स्वच्छ भारत कहते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान में चला रखा है। तो क्या है, स्वच्छता सबका कर्तव्य। प्रस्तुत गद्यांश सही संदेश है, स्वच्छता सबका कर्तव्य है। अतः हम सबको अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। दफ्तर बाजार शब्द है, देशज है, आगत है, तत्सम है या तद्भव। इन दफ्तर बाजार, दफ्तर आप लोग देखेंगे तो उर्दू फारसी का ऐसा आपको प्रतीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि कारण क्या है, देखो देशज शब्द होता है देसी भाषा के, यानी कि ऐसे शब्द, देसी भाषा, देसी भाषा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं होती, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं होता कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, या व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है, व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि मान लो ये इंसान है, इनके माता पिता ने इनका नाम रखा कालूराम है, कालूराम, कुछ बोलते हैं कालूराम जी और हम लोग बोलते हैं क्या, काल्या। अब ये है बेचारा एक और है, दोनों दोस्त हैं, ये धोला राम है और इसे हम लोग क्या नाम कहते हैं, धोला राम, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, धोल्या, इस प्रकार, काल्या धोल्या, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गए, देसी वाले यानी देश शब्द हो गए। तत्सम होते हैं प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा के शब्द, यानी कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में काफी समय से चल रहे हैं लेकिन उनका मूल रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। तद्भव शब्द होते हैं हिंदी वाले शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका काफी वर्षों से प्रयोग होने के कारण उनका मूल रूप में परिवर्तन हो गया है, उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। और आगत क्या होता है, विदेशी भाषा के शब्द, जिसे मेहमान भी कहा जाता है, मेहमान शब्द भी कहा जाता है। यानी कि विदेशी भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा, हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का जो शब्द होता है उसे आगत या विदेशी भाषा कहा जाता है। तो मैंने कहा दफ्तर उर्दू जैसा आवाज आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, कैसे शब्द हमारे आगत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और अपहृत गद्यांश है। मैंने कहा ना अभ्यास में बहुत ज्यादा करवाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत न आए। तो क्या है, माँ रमेश मीना क्यों रो रही है। माँ से पूछा रमेश कि मीना क्यों रो रही है। रमेश नहीं, माँ ने पूछा रमेश से कि रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश ने बोला मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन है, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है।
फिर रमेश कहता है कि माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। देखो कितनी अच्छी बात आ रही है ना। माँ हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। बातों से कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी एक दिन में थोड़ी, अब आप मान लो हिंदी को शुरू से नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम के समय आके पढ़ते हो 1 महीना, तो गलत बात है ना। 1 महीना तो बहुत दूर बात है, काफी बच्चे 2-3 दिन ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है ना। तो कंटिन्यूटी रखो ना, रोजाना 30-30, 40-40, 1-1 मिनट, 1-1 घंटा पढ़ो ना यार, तो आप लोग इतना आपको भारी लगेगा नहीं ये सब्जेक्ट कभी भी। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो, तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। तो मैं भी बार बार यही कहता हूँ, 2 दिन पढ़ने से क्या होगा, तुम रटोगे उन चीजों को। अब तुम रट लोगे तो फिर क्या फायदा, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें उनको समझना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए आप लोगों को। रमेश अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अब वो पढ़ने लग गया। माँ अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। देखो कितनी अच्छी माँ है ना। लेकिन कुछ नालायक बच्चे होते हैं, वो सुधरते नहीं है। कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो वो होता है। यानी कि मैं तो यही कहूँगा बेटा कि रोजाना पढ़ो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। उदाहरण तो ऐसे आते रहते हैं। अब देखो रीमा, मीना और रमेश परस्पर क्या है, मित्र हैं, भाई बहन है, सहपाठी, रिश्तेदार है। तो मीना ने रमेश ने मीना को चांटा मारा तो क्या है, भाई बहन है। और माँ ने भी कहा था कि बहन को पीटना क्या जरूरी है। मीना और रमेश परस्पर क्या है, भाई बहन है। रमेश ने मीना की पिटाई की, क्यों की? वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ने नहीं दे रही थी, तो रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह क्या बन रहा था, रट्टू तोता बन रहा था। मीना की तरह रोजाना नहीं पढ़ता था, नालायक। रमेश ने मीना की पिटाई इसलिए की क्योंकि वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। रमेश की परीक्षा नजदीक थी और वह पढ़ना चाहता था और उसकी बहन उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, इस कारण उसने उसकी पिटाई की। तुम मत करना ऐसे, नालायक हो, तुम्हें रोजाना पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो क्या होगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना होता है, जब कक्षा में आप प्रथम आ सकते हैं। रमेश वर्ष भर खेलता है, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तब रटने लगता है, जबकि कक्षा में प्रथम आने के लिए शुरू से ही नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है। बात सही है, यदि बेटा शुरू से अध्ययन करोगे ना, तो 12th कक्षा में नहीं, कोई एग्जाम कंपटीशन का दोगे ना, शुरू से आप लोग पढ़ोगे तो उसमें भी आप लोग सफलता अवश्य प्राप्त करोगे, 101%, ठीक है। यह भी कोई पढ़ने का समय है, यह प्रश्न से क्या था, यह भी कोई पढ़ने का समय, मतलब क्या हो गया, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो इसका मतलब यह भी कोई पढ़ने का समय है, मतलब क्या हो गया, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, या इस समय वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, पढ़ने का ही कोई समय है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बता सकते हैं मुझे? तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब वह क्या कह रहा था, उसकी माँ ने उसे कहा, तो इसका मतलब वह समय पढ़ने का नहीं था, खेलने का था, या कुछ कोई कार्य करने का होगा तो खेलने का होगा। तो मतलब वह समय क्या, मतलब पढ़ने का नहीं है माँ के अनुसार। यह कथन किसने कहा था, माँ ने कहा था रमेश को। यह भी कोई पढ़ने का समय, प्रश्न से तात्पर्य यह है कि यह समय पढ़ने का नहीं, अर्थात यह खेलने का समय है। जो शब्द शेष से भिन्न हो उन्हें छांटे। शेष से भिन्न मतलब, शेष से भिन्न क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, 3 शब्द एक जैसे हैं, 3 शब्द तो कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। और एक शब्द है वो अलग है, परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो इसमें से आप लोगों को एक शब्द ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल चारों से क्या है, 3 तो एक जैसे हैं और एक क्या है, अलग है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? प्रथम है, फर्स्ट है, अव्वल है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे जो अलग लग रहा है वो क्या है, परीक्षा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, परीक्षा शब्द शेष शब्दों से भिन्न है, जबकि प्रथम, अव्वल, फर्स्ट तीनों शब्द समानार्थी, यानी कि प्रथम
अव्वल और फर्स्ट, ये तीनों शब्द कैसे हैं, समानार्थी हैं, यानी कि पहला कह दो, प्रथम कह दो, अव्वल कह दो, फर्स्ट कह दो, तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन परीक्षा शब्द क्या है, इनसे बिल्कुल ही क्या है, अलग है। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त हुआ है, विशेषण यानी विशेषण किसकी, रमेश की जो विशेषता बता रहा है। माने कहा था रट्टू तोता नहीं बनना है, तो रट्टू तोता उसकी क्या है, विशेषता बता रहा है। रट्टू तोता विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह नियमित पढ़ाई नहीं करता और समय आने पर रटने बैठ जाता है। पर तुम का भाव क्या है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा है। तो पर तुम क्या है, मतलब कहते हैं ना एग्जाम के समय पढ़ना तो रट्टू तोता बन जाना, सीधी सी बात है वो तो। और उन्होंने ये ही कहा था कि कभी भी तुमने पहले स्टार्ट में तो ध्यान नहीं दिया, नहीं, अब तुम रट्टू तोता बनने जा रहे हो। तो पर तुम का मतलब क्या होता है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, पर तुम पढ़ते ही रहे, नहीं, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा नहीं, पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया और अब तुम क्या बन रहे हो, रट्टू तोता। रट्टू तोता बनने से कोई फर्स्ट या अव्वल नहीं आता, यही माँ बार बार उन्हें कह रही है। गद्यांश पर तुम का भाव है कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तुम खेल में ही लगे रहे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखने का तरीका है F4 याद रखना है। F4 यानी कि ऐसे अकबर ऐसे अमरकोट, वैसे पूछा जाए तो वैसे भी याद रखना है और वैसे भी गद्यांश में दिया गया है, क्योंकि वो कहता है ना माँ अब तुम रहने दो मुझे पढ़ने दो, फिर वो पढ़ता है ना अकबर का जन्म अमरकोट में, तो माँ कहते हैं चाहे अमरकोट में हुआ हो उनका जन्म तो, लेकिन तुम्हारा जन्म तो यहीं हुआ है। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा कौन सा है, अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना या सर पर आना। बहुत निकट आना, कहते हैं ना बहुत निकट आ गया, मतलब सर पे आ गया, पास आ गया। बताओ, थोड़ा सोचो जल्दी से, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो, क्या होगा राइट आंसर। बहुत निकट आना मतलब कहते हैं ना यार सर पे बैठोगी क्या, इसका मतलब हो गया। निकट आना होता है पास आना और सर पर आना हो गया बहुत निकट आना। निकट आना होता है पास आना और बहुत निकट आना मतलब सर पर आना। बहुत निकट आना के लिए उपयुक्त मुहावरा सर पर आना है, जो बहुत निकट आ गया हो उसे सर पर आना कहते हैं। अब प्यारे बच्चों जो ये है ये गद्यांश आप लोग पढ़ोगे, अपने आप पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। और मुझे इन सभी का जितने भी क्वेश्चंस इससे संबंधित हैं उन सभी का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है ये गद्यांश है आपका एक, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उनका आंसर आगे लिखा हुआ है, तो मैं अब तुम्हें करना भी तो है, इनका आंसर है ना। तो चलो एक बार पढ़ लो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार कर लेना इसको, ठीक है। अब कोशिश करना कि आप लोग आंसर सही सही दें। एक बार इसको पढ़ लेना फिर आंसर दे के देखना। इनका एक एक क्वेश्चन से मैं आपकी इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ईमानदारी से ना आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, ईमानदारी से आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ मैं आप यहाँ से छुपा भी नहीं सकता क्योंकि आंसर दिया हुआ है, सीधी सी बात है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ना अच्छे से, आंसर दिया हुआ है एक बार देख लेना आंसर इनका, फिर उसके बाद मैं एक बार और इनको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलें। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन इसका देखो प्रैक्टिस जब होगी जब आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम जितने भी गद्यांश हो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे एक दिन लाइव क्लासेस में, क्योंकि लाइव क्लासेस पढ़ेंगे ना जिससे कि मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग किसका आंसर दे रहे हो किसका नहीं दे रहे हो, ठीक है। हाँ अपठित पद को हल करने के सामान्य निर्देश क्या क्या है मैं वैसे बता देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। कोई भी पद्यांश आ जाए, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों में समान बातें हैं, कोई अलग बात नहीं है। किसी भी पद्यांश को कम से कम हमें 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं ट्रिक्स में, जैसे मैंने गद्यांश में बताया था कि आप लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके विकल्प सहित आप लोग सब कुछ पढ़ डालो, उनके पढ़ने के बाद में फिर पद्यांश को पढ़ो। या जो मैंने एक तरीका और अच्छा सा बताया था, पहले पद्यांश को पढ़ो एक बार आराम से, पढ़ लिया इसे, चलो गुरुजी एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चंस है ना जितने भी उन सब के विकल्प सहित यानी कि ऑप्शन सहित पढ़ डालो, पढ़ डाला। अब उसके बाद वापस से कहाँ जाओ, पद्यांश को एक बार इसे
अगेन दोबारा से पढ़ो इसको। फिर आप लोग यहाँ एक एक क्वेश्चंस को हल कर सकते हो आराम से। मैं कह रहा हूँ ना 100% आप लोग सही आंसर बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले पद्यांश को पढ़ेंगे, या गद्यांश पद्यांश दोनों की समान बातें हैं। पहले पद्यांश को पढ़ेंगे आराम से इजी वे में, उसके बाद बिना क्वेश्चंस को हल किए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके विकल्प पढ़ेंगे, ठीक है। अब वापस से हमें पद्यांश पढ़ना है आराम से एक बार और, फिर हमें एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसका आंसर हमें देना है। 101% आप लोग सही आंसर देंगे। तो यहाँ वही लिखा है क्या कि पहले बार कम से कम पद्यांश को या गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए हम लोगों को ध्यानपूर्वक, 2 या 3 बार। फिर मुख्य शब्दों को आप लोग क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या करना है, रेखांकित करना है मुख्य शब्दों को। यानी जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो मुख्य जो लाइनें या शब्द आ रहा है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें वह बात जो वह गद्यांश या पद्यांश किसके ऊपर लिखा गया है उसका शीर्षक हमें चयन करना है। अब शीर्षक क्या तो हमें प्राय लगभग प्रारंभ में मिल जाता है, या हमें कभी कभी अंत में मिल जाता है, कभी कभी पूरे पद्यांश का जो केंद्रीय भाव होता है तो मध्य में भी हमें प्राप्त हो सकता है। कहाँ, मध्य में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सामान्यतया प्रारंभ में और अंत में हमें पद्यांश या गद्यांश दोनों का शीर्षक प्राप्त हो जाता है कि यह जो पद्यांश या गद्यांश है किस बात के ऊपर लिखा गया है। बस 3 बातें ध्यान रखना है। क्या ये बातें ध्यान नहीं रखनी है तो क्या मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना एक बार वापस से। गद्यांश हो या पद्यांश एक बार पढ़ेंगे आराम से, जल्दी नहीं, फटाफट नहीं, रेलगाड़ी की तरह नहीं पढ़नी हमें जैसे पैदल धीरे धीरे चाल चलते हैं ना, कछुए की चाल से हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कछुए की चाल से पढ़ोगे ना आप लोग तो वो हमें समझ में आता हुआ चला जाएगा। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हो ना, धीरे धीरे जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, ऐसे नहीं कि एकदम से ही बढ़ जाता है वो, और जो एकदम से बढ़ता है वो धड़ाम से नीचे गिरता भी है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो क्या फ़ायदा फिर उसे। तो कछुए की चाल से पढ़ेंगे आप लोग धीरे धीरे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को विकल्प सहित पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमें फिर वापस से उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना है, फिर हमें एक एक क्वेश्चंस को आराम से विकल्प सहित पढ़ो और आंसर देते जाइए। आराम से आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे इसमें पढ़ाने का कोई मतलब समय ही खराब होगा, मैंने जो बताया वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस, ये सॉरी पद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। है निश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, ठीक है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। पूर्व चलने के बटोई यानी पूर्व यानी पहले, ऐसे एक शब्द का तो अर्थ चलने यानी चलना, बटोई यानी राहगीर यानी पथिक जिसे कहते हैं, राहगीर जो रास्ते में चलने वाला हो, जिसे यात्री भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग पथिक भी कह सकते हैं ना। बाट की पहचान कर लेनी, चलने से पहले, बाट यानी रास्ता, ये तो आप लोग भी पहचानते हैं, इन बाट या रास्ता, इन रास्ते की पहचान कर ले। यानी कि आप लोग, यानी कि मान लो आप लोग किसी भी, आपको उद्देश्य IAS, पहले सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पहचानेंगे कि क्या है उसका सिलेबस, क्या है, कैसे चलना होगा, कैसे हमें बिना सोचे समझे हम लोग पता ही नहीं चला सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग कूद पढ़ते हैं उसमें, उस रास्ते पर चल देते हैं, तो बाद में क्या है मुसीबत ही मुसीबत आती है। तो वही कह रहा है कवि कि ए यात्री, चलने से पहले उस रास्ते की तो अच्छे से पहचान कर ले। अरे दोस्तों, आप कोई भी उद्देश्य ले रहे हो, पहले उसके बारे में सोचो समझो अच्छे से, देखो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पैसा चाहिएगा, और क्या क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मेरे जैसे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैं कह दूं कि मैं तो IAS बनूंगा, अब अंग्रेजी क्या खगड़े ना, वो सॉरी ABCD मुझे ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता ना। तो सबसे पहले हमें उस रास्ते की, जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं पैर बच्चों, उसकी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से पहचान करनी चाहिए। अब देखो क्या है अनिश्चित किस जगह पर, यानी कि किसी जगह पर भी तुम्हें निश्चितता नहीं है, क्या
सरित गिरी गहवर मिलेंगे, मतलब कहने का है कौन कौन तुम्हें रास्ते मिलेगा। सरित यानी नदी, गिर यानी पर्वत, गहवर यानी वन, यानी तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या वहां पर मिलेगा। अब जैसे मैंने तो अर्थ बता दिए, तुम्हें नहीं पता, लेकिन सब कुछ अनिश्चित है, तुम्हें नहीं पता उस रास्ते से, जिस रास्ते से तुम जाओगे उसमें तुम्हें क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। कुछ निश्चित है क्या? नहीं है निश्चित। क्यों? जब मुझे नहीं पता आईएएस के लिए मुझे अंग्रेजी चाहिए और मैं कूद पड़ा आईएएस बनने के लिए, तो बाद में क्या है, मुझे समस्या आएगी, फिर मैं वापस रास्ते से आऊंगा। फिर वही रास्ता यदि मैं किसी और क्षेत्र में जिसका मुझे ज्ञान है अत्यधिक, उस रास्ते पे जाता, शायद मैं सक्सेस हो जाता इतने समय में। तो वही बात यहाँ है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, यानी कि तुम्हें निश्चित है क्या कि कहाँ सुंदर सुंदर बाग मिलेंगे, कहाँ फल फूल मिलेंगे, कुछ भी निश्चित नहीं है। किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, यानी कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी यात्रा कहाँ खत्म होगी, यह भी तुम्हारे लिए क्या है, निश्चित है। इसलिए कवि कहता है कि तू चलने से पहले जिस भी रास्ते से जा रहा है उसको अच्छे से तू पहचान ले, जान ले कि उस रास्ते में मुझे कौन कौन मिलेगा, कौन कौन सी समस्या आएगी, यदि ये समस्या आएगी तो मुझे क्या करना होगा, उसका समाधान के लिए सब कुछ तुझे पता होना चाहिए। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, यानी सुमन यानी फूल, कंटक यानी कांटा, यानी तुम्हें ये भी नहीं पता कहाँ कहाँ तुम्हें फूल यानी कांटा मिलेगा, यानी कि सुख दुख कहाँ कहाँ तुम्हें मिलेगा। इस रास्ते पे चलने से तुम्हें कहाँ तो सुख प्राप्त होगा, कहाँ दुख प्राप्त होगा। फूल यानी सुख और कंटक यानी कांटा चुभ गया तलवे में, तो क्या करे हो, अरे भाई कांटा कट गया, तो क्या मिला, दुख प्राप्त हुआ। या तुम चल रहे हो आईएएस बनने, मैंने कहा आईएएस बनने के लिए मैं चल चुका हूँ, अब चलते चलते मुझे पता है कि एसएसटी मुझे आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इन्हें पढ़ने मुझे कोई समस्या नहीं आई, ठीक है। अब मुझे आ गई मैथ्स और इंग्लिश आ गई, अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा रोऊंगा कि मैंने पहले क्यों नहीं समझा कि यहाँ मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा या इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। इस रास्ते पर आईएएस बनने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं कि क्या क्या पढ़ना मुझे पड़ेगा। आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं आ चुका हूँ, 60% कवर कर चुका हूँ, अब 40% मुझे इंग्लिश और मैथ्स पढ़ना है, अब ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उसको मुझे पहले से ही यह ज्ञात होना चाहिए। कौन सहसा छू जाएगा मिलेगा, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, यानी कि तुम्हें ये नहीं पता जिस रास्ते तुम जा रहे हो तुम्हें कौन महसूस होगा, कौन तुम्हें छुएगा, किसकी तुम्हें याद आएगी, किसकी तुम्हें याद नहीं आएगी। अचानक तुम्हें यदि कोई छू जाएगा तो तुम्हें लगेगा अरे वाह कोई मुझे स्पर्श करके गया है, तो मुझे किसकी याद आएगी, तो उस समय मैं क्या करूँगा, किस जगह मैं रुकूंगा, किस जगह मैं नहीं रुकूंगा, सब तेरे लिए क्या है, अनिश्चित है। तू पहचान कर ले अपने रास्ते की। तूने ऐसी आन कर ले पूर्व चढ़ने की बोल बात की, यानी कि हे राहगीर हे पथिक, कभी कह रहा है कि जिस भी रास्ते से तू जा रहा है उसकी सबसे पहले तू अच्छे से है ना पहचान ले, जान ले उसे, उसके बाद तू उस रास्ते पे दौड़ना शुरुआत कर दे। एक बार ऐसे पढ़ लिया धीरे धीरे, अब क्वेश्चंस पढ़ डालो एक बार ऐसे। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। अब एक बार वापस पढ़ डालो। पूर्व चढ़ने के बटोई बाट की पहचान, धीरे धीरे जैसे मैंने पहली बार पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, ठीक है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित अनिश्चित आ रहा है। अब देखो कविता की पंक्तियों में यात्रा कि किस विशेषता की ओर संकेत किया गया, संकेत यानी इशारा किया गया। कठिनाइयों की ओर, भाई कठिनाई तो आएंगी। सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, यानी किसकी ओर इशारा किया गया, अनिश्चितताओं की ओर, यानी कि तुम्हें कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कि जब तुम जिस रास्ते से जा रहे हो तुम्हें वहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है, तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या प्राप्त नहीं होगा। तो किसकी ओर इशारा किया गया, अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया। यानी उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं का वर्णन करने के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो मुझे। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। सुमन मैंने बताया था फूल, और कंटक यानी कांटा, कांटा लगा है ना। तो बताओ जल्दी से मुझे क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए, प्रतीक बताना है, सीधा सीधा अर्थ नहीं बताना। सीधा सीधा अर्थ तो मैंने बता दिया, फूल और कंटक, फूल और कांटे तो आए गए, लेकिन फूल यानी कि जिस रास्ते से तू जा रहा है तुझे पता है क्या, क्या तुझे कौन कौन से सुख, यानी कब सुख मिलेगा कब दुख प्राप्त होगा, नहीं पता ना।
कौन तुझे मिल जाएगा सहसा तेरी हृदय से कोई छुआ, अचानक तुझे छू करके चला जाएगा, तेरे हृदय को, दिल को किसी ने सितार को, उन तारों को छू करके कोई निकल गया तो तुझे दुख होगा। तो उस रास्ते की तू क्या कर ले, पहचान कर ले। तो क्या है, दुख और सुख का प्रतीक है। फूल है, सुमन है, वह सुख का, और दुख है, कांटा है, वह दुख का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रस्तुत कविता में सुमन और कंटक सुख दुख के प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख के कई क्षण आते हैं जिनसे मनुष्य सीख लेकर प्रगतिशीलता और धैर्य के साथ नियमित रूप से आगे बढ़ने का क्रम जारी रखता है। यदि आप लोगों को कहीं पर असफलता प्राप्त भी हो जाती है, पर धैर्य नहीं हारना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये धैर्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए। यदि धैर्य कूट कूट कर भरा होगा ना प्यारे बच्चों, तो आप जहां आपने असफलता प्राप्त किए ना, नेक्स्ट टाइम में उसी में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी 101%। ठीक है, हाँ। आगे है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। यानी कि इस कविता में पंक्तियों में कवि ने व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। प्रत्येक स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, प्रत्येक स्थिति में आगे बढ़ने की। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। बता सकते हैं मुझे क्या होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। यानी कि कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है, तो वो कह रहा है कि कैसी भी स्थिति आए तुझे हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते ही रहना है, पीछे रुककर तुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसलिए तू जिस रास्ते से जा रहा है, जो तेरा लक्ष्य है, जो तेरा उद्देश्य है, पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। लोगों से जो कुछ वो बन चुके हैं उनसे पूछो कि तुम्हें कौन कौन समस्या है, तुम कितने घंटे पढ़े थे, तुमने क्या क्या पढ़ा था, यदि मैं ऐसा करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, कैसे शुरुआत करनी होगी, यह सब तुझे पता करना है लोगों से। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रत्येक स्थिति में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा के बारे में बता रहा है, क्योंकि एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। चल दिया तो चल दिया, समस्या आ रही है तो उसका समाधान करो। बार बार मैं यही कहता हूँ, कहते हैं ना जीवन में समस्याएं आना यह तो जीवन का एक हिस्सा है। उन समस्याओं का समाधान कर देना वह हमारी एक क्या है, कला है। तो एक कला होनी चाहिए आप लोगों में प्रत्येक स्थिति से सामना करने की। इस जीवन यात्रा में क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख हैं। यानी कि इस जीवन यात्रा में क्या है, सब कुछ निश्चित है क्या, नहीं, अनिश्चित है। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा कहाँ दुख मिलेगा, कहाँ मुझे कौन मिल जाएगा कौन मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो सब कुछ क्या है, निश्चित नहीं है। प्रस्तुत कविता में जीवन यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है। मनुष्य की जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां कब बदल जाएं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए कविता में सार्थक जीवन के निर्माण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित यानी क्या होता है, नदी। ठीक है, तो बताओ कौन सा, नदी, नद नहीं है नदी। ठीक है, कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, तटिनी, जयमाला, नदी या प्रवाह। यानी कि कहने का था, आज यहां से क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बेमेल शब्द छांटिए। बेमेल क्या होता है, तीन एक शब्द के पर्यायवाची तीन एक जैसे हैं जिनका समान अर्थ होता है, एक का अलग है जो मेल नहीं खाता। देखो बे यानी बिना यानी या नहीं, मेल यानी मेल यानी जो मेल नहीं खाता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है। तो क्या तटिनी, जयमाला, नदी ये तो क्या है, सरित के पर्यायवाची है, लेकिन प्रवाह इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बोलो कितना समझ में आया, आ गया हो तो नेक्स्ट पद्यांश में मैं चलो, आप लोग पढ़ेंगे जैसा मैंने ये समझाया वैसे आप लोग पढ़ेंगे, फिर हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो ठीक है। दूसरा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह है समय के रथ पर घर नाद सुनो।
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। तो ये छोटा सा है, इसको आप लोग जैसे मैंने वो पहली कविता पढ़ी थी ना, एक बार स्टार्ट में पद्यांश पढ़ा था समझते हुए एक एक शब्द का अर्थ, वैसे ही आप लोग इसे पढ़े। आपके पास 2 मिनट हैं, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा। जल्दी से पढ़ लें आप लोग इसे के बारे में, फिर मैं चर्चा करता हूँ आपसे। पढ़ लिया होगा। अब देखो आपने जितना पढ़ा एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो देखो इस पंक्ति को, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, ये पंक्ति है ना, एग्जाम जब आप कंपटीशन होता है ना, उस एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। इस पंक्ति से ही पूरी कविता के बारे में पता चल गया कि इस कविता को लिखने वाले कवि कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। यदि ऐसा पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, सदियों की ठंडी भुजी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यानी कि ये किसका है, ये उस समय का है जब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे। देखो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी कि उसका है जब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा, यानी कि पहले से हम लोग मरे हुए थे, हम लोग ठंडे पड़े हुए थे, अंग्रेजों हमारा शोषण कर रहे थे। यानी कि शोषित और शोषक 2 वर्ग होते हैं ना, तो शोषक वर्ग शोषितों का क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था। तो उस समय है कि अब वो जग चुके हैं, यानी कि हमारे जैसे लोग हैं आम आदमी, वो अब उठ चुके हैं, अब उन्होंने कुछ बोलना या कुछ कार्य करना शुरुआत किया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यानी कि हमारी देश है ना, सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। तो मिट्टी है सोने की, अब वो क्या कर रही है, यानी सोने की चीज़ होगी, वो घमंड तो करेगी ना अपने आप। तो अपने आप में भारत देश को घमंड है, क्योंकि प्रत्येक सोने की चिड़िया कहने वाला देश, प्रत्येक इंसान मेहनत करने वाला देश, तो सोने की चिड़िया तो कहलाएगा। यानी कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हुए भी सभी के लिए समान रूप से नियम बने हुए हैं, कभी भी एक दूसरे लड़ाई झगड़े इस प्रकार कुछ भी नहीं करते। 2 राह है समय के रथ पर, धर धर नाद सुनो, घर घर नहीं है, धर धर नाद सुनो, या घर घर है, धर धर भी घर घर सही है वैसे देखे तो। रथ का घर घर करता हुआ नाद सुनो, यानी नाद यानी आवाज, आवाज या ध्वनि जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि जब जब इस रास्ते से रथ जाता है, तो रथ जाने का मतलब समय बदल रहा है, समय बदलेगा तो क्या होगी, लोगों में आवाज आएगी स्वतंत्रता, यानी कि राजतंत्र को खत्म करने की, राजतंत्र के ऊपर लोकतंत्र आने का एक नाद गूंज बिगुल बज चुका है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, यानी कि भाई अब सिंहासन खाली कर दो अंग्रेजों, इस देश से को आप छोड़ करके भाग जाओ, वरना हमारी जो जनता है वो जाग चुकी है। अब हमने युद्ध का नाद बजा दिया है, अब तुम ये सिंहासन हमारा खाली कर दो, क्योंकि हमारी जनता अब उठ चुकी है, वह बैठेगी अपनी जनता। हाँ, मिट्टी के अबोध मूर्तें वही, यानी कि पहले क्या थे, हम लोग समझते नहीं थे किसी चीज़ के बारे में, हम वो समझने लग गए हैं। जाडे पाले की कसक सदा रहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी भी न कभी मुँह खोल दर्द कहने वाली। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक शोषक, मैंने बताया दो वर्ग होते हैं, एक तो शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। तो उसके बारे में यहाँ कवि ने बताया है कि शोषक वर्ग को समाप्त करने के लिए क्या है,
सांप हो चूस रहे हैं, तभी भी न कभी मुँह खोल दर्द के। यानी कि जब जब ये शोषक वर्ग था, शोषितों का शोषण करके अपना धन जमा इकट्ठा कर रहा था, जब जनता कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है। अब शोषकों की खैर नहीं है, अब उन्हें वह समाप्त भी कर देगी। तो इस प्रकार से हमें एक एक चीज़ का, देखो कंप्लीट तो मैंने भी नहीं बताया आप लोगों को, एक एक शब्द का अर्थ थोड़ा कोशिश किया है मैंने। ऐसे आप लोग कोशिश करना है तो कोशिश एक बार ऐसे पढ़ करके फिर क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर वापस से इसे पढ़ोगे एक बार जैसे मैंने अभी बताया है, तो फिर आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखो एक बार, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, जो रथ चलाती है, जिसे बोध है, जिसे सांप काटते हैं। तो किसकी ओर संकेत किया है? कि जो लोग पहले मेहनत करते थे, कि मिट्टी सोने का ताज पहन उठी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जिस खेती में जिस मिट्टी पर कार्य करते हैं तो सोने जैसी फसल लहरा रही है, तो वो लोग काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब राजतंत्र पर लोकतंत्र लाने की उन्होंने ठान ली है, इन्हें अंग्रेजों को भगाने की उन्होंने सोच ली है। तो जो खेतों और खलिहानों कारखानों में काम करती है उनकी ओर संकेत किया गया है। दी गई पंक्ति में उस जनता की ओर संकेत किया गया जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है, क्योंकि दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी ने शोषकों को सचेत आगाह करना चाहा है कि तुम्हारे द्वारा शोषित व उपेक्षित जनता जो खेतों खलिहानों में काम करती है अब वह जागरूक हो चुकी है, अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब राजतंत्र पर लोकतंत्र हावी होने वाला है, अब तुम जल्दी से सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि शोषित वर्ग है वह अब डबल मेहनत के साथ आपके ऊपर हावी होने वाला है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है, समय कोलाहल कर रहा है, समय ने युद्ध का नाद बजा दिया है, अब समय बदल रहा है, समय का रथ बड़ा आ रहा है। देखो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी कि समय ऐसा आ चुका है कि लोग नाद सुनो, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि युद्ध करने का अब उन्होंने ठान ली है। युद्ध होगा तो क्या होगा? बिगुल बजेगा, नाद बजेगा, यानी कि ढोल नगाड़े बजते हैं उसी को। तो क्या है? समय ने युद्ध नाद बजा दिया, यानी समय अब ऐसा आ चुका है कि शोषित अब शोषकों पर हावी होंगे, क्योंकि वो डबल मेहनत के साथ में फसल खेती में अपना डबल मेहनत कर रहे हैं, उनमें उन्हें जीने की इच्छा बढ़ गई है। अब तुम जल्दी से, समय परिवर्तित तो होने वाला है, अब तुम जल्दी से सिंहासन हमारा खाली कर दो। तो क्या है? समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है कि समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, क्योंकि यह कविता रामधारी सिंह की रचना नील कुसुम जनतंत्र का जन्म से ली गई है, और उसमें दिनकर जी ने सदियों से अपने अधिकारों के प्रति सुस्त पड़ी जनता को जगाने का प्रयास किया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का क्या भाव है? देखो, सारी जनता अब सिंहासनों पर भी बैठेगी, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, राजा के सिंहासन को खाली करना होगा, जनता राजा का सिंहासन हिला देगी। तो मैंने कहा ना, राजतंत्र पर लोकतंत्र हावी होने लगा, यानी कि राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। यानी कि पहले राजाओं का शासन चला करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रत्येक आम आदमी सहमति के द्वारा किसी को राजा बनाना चाहिए तो बना देंगे, वरना वो अपने अनुसार कार्य करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? जो सिंहासन खाली करो जनता आती है, यानी कि राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत किया जा रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव है राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। कवि के द्वारा शासन कर रहे शोषकों को संदेश दिया जा रहा है कि अब समय परिवर्तित हो चुका है, राजतंत्र के शोषण के विरुद्ध लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति, यानी सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं। कौन सी पंक्ति है? सदियों से उपजी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध गढ़ते वही, जाडे पाले की कसक सदा सहने वाली। यानी कि सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत कष्ट सहे मतलब सदियों में उपजी बुझी राख सुगबुगा उठी है। बहुत कष्ट सहना मतलब ये होगा सर्दी और गर्मी में, जाड़े पाले में कसक सदा सहने वाली है वो जनता है, वह अब क्या हो रहा है, उसने बहुत सारे कष्ट देख लिए हैं, अब वो कष्ट नहीं सहेगी, अब वो मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जाड़े पाले कसक सदा सहने वाली इस भाव को प्रकट करने वाली पंक्ति है राजतंत्र
के शासकों द्वारा भोली भाली जनता का प्रतिदिन शोषण किया जाता है और वह अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती है। सांप किसकी ओर संकेत किया गया? ये क्वेश्चन बहुत गजब है यदि यहाँ से पूछा जाए। शोषकों की ओर, सूदखोरों की ओर, विषैले सांपों की ओर, जमींदारों की ओर। तो शोषकों दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित। तो सांप किसकी ओर से? यानी सांप शोषितों का खून चूस रहा है, यानी शोषक शोषित वर्ग का खून चूस रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। यदि ये समझ में आ गया ना तो और भी मैं आगे प्रैक्टिस बहुत सारी करवाऊंगा, आपको सैंपल पेपर करवाऊंगा तब, लेकिन पहले आप लोग इसे अच्छे से समझें। प्रस्तुत पंक्ति में सांप उन शोषकों की ओर संकेत कर रहा है जो कुछ न जानने समझने वाली सीधी सादी जनता का शोषण करती है। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति सांप उन शोषकों की ओर संकेत कर रहा है जो कुछ न जानने समझने वाली सीधी सादी जनता का शोषण कर रहे हैं। सुग बुगा उठना का अर्थ क्या है? धीरे धीरे कहना, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, राख का जल उठना, अफवाह फैलाना। मतलब सुग बुगा उठना यानी कि सुग बुगा यानी पहले सो रहे थे, अब अपने हक के लिए वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। यानी कि अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना है, मेहनत करना। देखो भी, सफलता असफलता वो बाद का काम है। जैसे मैं कहूँ, महेंद्र सिंह धोनी से एक बार पूछा गया था कि आप जब मैच खेल रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, जीतेंगे हारेंगे? लेकिन उन्होंने यही कहा, आप में यदि धैर्य है तो आप फल की इच्छा मत करो, अपना हारोगे या जीतोगे वो बाद की बात है, लेकिन जिस समय तुम मैदान में होते हो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, वो रिजल्ट बाद की बात है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अब देख लो कितने सफल कप्तान रह चुके हैं। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग यदि किसी कार्य करने की ठान ली है, आप कुछ बनने की ठान ली है, तो रुकना नहीं है, चाहे समस्या कितनी बड़ी क्यों ना है। क्योंकि इस संसार में है ना, लोग किसी को भी जब तक नहीं जानता जब तक वो कुछ नहीं बन जाता है। पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं, लेकिन जो सक्सेस हो जाता है ना, उसके बारे में लोग पूछना, उसके बारे में जानना, बहुत कुछ करते हैं। और आप भी अपना कहते हैं ना कि मैं भी इस देश में आया हूँ तो एक नया इतिहास लिख के जाऊँ, तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ाई है ना, एक पढ़ाई है और किसी अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सोचो कि बहुत कुछ है ना, एक पढ़ाई के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे आप लोग इस संसार में अपना इतिहास लिखना चाहते हो ना, तो आप लोगों को कुछ अलग करना होगा, अलग करके दिखाना होगा। अपने घर नहीं, अपने समाज नहीं, परिवार, पूरे देश के लिए आपको गर्व होगा। तो बच्चों, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। यदि मेहनत करना शुरुआत नहीं की है तो कर दो बेटा, अभी समय है, समय अभी आपके पास। अभी 12th क्लास में हो आप लोग, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि कुछ करना स्टार्ट नहीं किया तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जीवन आगे है आपकी, बहुत बड़ा जीवन है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। तो आज से पढ़ ले लो, हम मेहनत करेंगे, वो भी किसके साथ में? लगन के साथ में। ठीक है, और हमारे अंदर क्या होगा, ये चीज़ हम लोग रखेंगे बस। और कर्म पर विश्वास करना है, बस बढ़ते रहना है। सफल होंगे नहीं होंगे वो बाद की बात है, तुम्हारा काम है कर्म करना, पढ़ाई करना। ठीक है, तो पढ़ते रहना है। सुख बुगा उठना का अर्थ है अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना है। दी गई पंक्ति के अनुसार अब जनता में अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहते सहते उनके अंदर की ज्वाला जागृत हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों के लिए अपठित पद्यांश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे एक बार कमेंट करके अवश्य बताओ कि हाँ सर, अब हम पद्यांश कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं है। यदि आप 30% शब्दों का भी अर्थ जानते हैं तो आप लोग आसानी से प्रत्येक क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का आंसर उसी पद्यांश में, उसी गद्यांश में होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।